वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुआनजू ने शिमू की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उसे देख पा रहा हो। यह देखकर शिमू बहुत हैरान हो गई थी। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुआनजू उस आदमी को हरा देता है और फिर वो छत की ओर बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे उसे पता हो कि कोई वहां खड़ा है। चेंग बुरी तरह डर जाता है। वो धीमी आवाज में पूछता है, क्या वो हमें देख पा रहे हैं? शिमू उसे तसल्ली देते हुए कहती है, नहीं, वो हमें देख नहीं सकते, डरो मत। असल में दुआनजू को बस एक एहसास हुआ था कि वहां कोई है, इसीलिए उसने मुड़कर देखा, लेकिन हकीकत में वो उन्हें देख नहीं सकता था। खैर, अब दुआनजू सबके सामने एक बड़ा ऐलान करता है कि वो बहुत जल्द यूजू राज्य पर हमला करने वाले हैं। वो कहता है कि वहां का राजा बहुत निर्दयी है और उसने अपनी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं। जब कमांडर वू सुनते हैं कि दुआनजू उनसे लड़ने वाला है तो वो दंग रह जाते हैं। दुआनजू चाहता है कि सब इस जंग में उसका साथ दें, लेकिन कमांडर वू उसे टोकते हुए कहते हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पर दुआनजू बस इतना कहता है, ये तो अब युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी मेंग के सिर पर कुछ सूरजमुखी के बीज गिरते हैं जिन्हें ऊपर बैठी शिमू मजे से खा रही थी। मेंग और दुआनजू दोनों हैरान होकर फिर से ऊपर देखते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिखता और वो वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दुआनजू अपने वादे के मुताबिक अपने राज्य के 70% सैनिकों को लेकर इंजू राज्य को फतह करने निकल पड़ता है। शिमू यह सब देख रही थी। वो काफी हैरान थी। उसे लगा कि इस खतरनाक सफर पर निकलना वाकई बड़ी हिम्मत का काम है। एक तरफ दुआन अपने सैनिकों के साथ उस जानलेवा नदी को पार कर रहा था जहां बर्फीली हवाएं और तूफान उनका रास्ता रोक रहे थे। यकीन मानिए, उस बर्फीली नदी को पार करना मौत के मुंह में जाने जैसा था। दूसरी तरफ चेंग और शिमू साथ बैठे हुए थे। चेंग बड़े ही भोलेपन से कहता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो भी दुआन की तरह एक जांबाज योद्धा बनेगा। लेकिन शिमू उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है चेंग। लड़ाई से कभी शांति नहीं आती। क्या तुम देख नहीं रहे इस जंग की वजह से कितने लोग तड़प रहे हैं? मैं तुम्हें किसी अच्छे और बड़े परिवार को सौंप दूंगी जहां तुम इज्जत के साथ पलोगे और अपना नाम रोशन करोगे। ये सुनकर चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होकर कहता है, तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? देखो, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कम खा लूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। शिमू की आवाज में एक भारीपन था। वो कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था चेंग, मैं बस कुछ ही समय के लिए तुम्हारी देखभाल कर पाऊंगी। और मन ही मन वो सोचती है कि आत्माएं कभी इंसानों के साथ उम्र भर नहीं रह सकती। हमारा रास्ता और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। तभी चेंग उससे जिद करने लगता है, दुआन बहुत अच्छा इंसान है, तुम तो जादू जानती हो ना, प्लीज अपनी शक्तियों से उसे बचा लो। शिमू थोड़ा मुस्कुराती है, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, इस बार तो वो पक्का मारा जाएगा और तुम चाहते हो मैं उसे बचाऊं? ठीक है। वो जोर से हंसने लगती है, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि जैसे ही दुआन मरेगा वो उसकी वो खास तलवार ले लेगी और उसी तलवार से उसे अपनी 5 इंद्रियों की शक्ति वापस मिल जाएगी। वो चेंग को किसी बहाने से भुने हुए कद्दू के बीज लेने भेज देती है और जैसे ही चेंग जाता है शिमू सीधे वहां पहुंचती है जहां जंग हो रही थी। वो दूर से खड़ी होकर तबाही का वो मंजर देख रही थी। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, हजारों आत्माएं तड़प रही थीं और एक एक करके स्पिरिट लैंड में जा रही थीं। वो जगह रूहों से भर चुकी थी जिसे सिर्फ शिमू देख सकती थी। तभी वहां अचानक फेंगई प्रकट होता है। वो शिमू को दुआनजू के बारे में एक गहरा राज बताता है। वो कहता है कि दुआनजू के पास जो तलवार है वो उसे किसी इनाम में नहीं मिली, बल्कि वो उसका असली हकदार था, इसीलिए वो तलवार उसके पास है। मैंने सारे रिकॉर्ड्स खंगाले हैं और पता चला कि जब वो सिर्फ 12 साल का था तब उसे उसकी दादी के पास भेज दिया गया था। वहां उसने कुछ खास ट्रेनिंग भी ली। लेकिन मुझे एक और रहस्यमयी चीज मिली है। जब वो 19 साल का हुआ वो नांडू शहर से दाईजू की तरफ निकला, मगर रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। बहुत भयंकर लड़ाई हुई और उसके साथ के सभी लोग मारे गए। सबके सब, सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा। और जानते हैं, वो पूरा रास्ता अकेले चलकर नांडू शहर आया और धीरे धीरे यहीं बस गया। पर एक और बात है जो बहुत अजीब है। जिस वक्त वो यहाँ आया उसी वक्त उसकी दादी की भी मौत हो गई। यानी दाईजू शहर में उन 7 सालों के दौरान वो जितने भी लोगों को जानता था वो सब मर चुके हैं। शिमू को अब शक होने लगता है। वो कहती है, इसका मतलब उस दिन डाकुओं के हमले में असली दुआनजू भी मर गया था और चूंकि ये शख्स अकेला जीवित बचा इसीलिए ये अब दुआनजू की पहचान ओढ़कर यहाँ रह रहा है। इतना सब जानने के बाद वो दुआनजू के पास जाती है। वहीं पास में बैठकर वो अपना संगीत बजाना शुरू करती है। दूसरी तरफ दुआनजू पागलों की तरह लड़ रहा था।
अपने आसपास जो भी आ रहा था उसे खत्म कर रहा था। वो बुरी तरह जख्मी था, खून से लथपथ, पर वो रुक नहीं रहा था। आखिर में जब उसकी तलवार थमी, शिमू ने भी अपना संगीत बंद कर दिया। तभी दुआनजू ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और अचानक आसमान से हजारों लाल पक्षी वहां आ पहुंचे। वो सीधे दुश्मनों पर टूट पड़े और साथ ही आसमान से आग के तीरों की बारिश होने लगी। दुश्मन पल भर में राख होने लगे। दुआनजू आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, लाल पक्षी सबको जलाकर राख करने आए हैं। वो बार बार एक अजीब सी भाषा में ये कह रहा था, जिसे सुनते ही शिमू के होश उड़ गए। वो समझ गई कि ये प्रामाणिक चोंग भाषा है। अब उसे यकीन हो गया कि ये आदमी असली दुआनजू तो हो ही नहीं सकता। इधर हान फिर से एक लाल पक्षी के शरीर पर वही लिखा हुआ देखता है और उसका सिर चकराने लगता है। शिमू ये सब देख रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, दिन ब दिन ये खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अगली सुबह राज्य में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। खबर आती है कि दुआनजू ने सुझू राज्य को जीत लिया है। चेंग खुशी के मारे दौड़कर शिमू के पास जाता है, उसे नींद से जगाता है और बाहर खींच लाता है। वहां हान एक पैगाम लेकर खड़ा था। दुआनजू ने शिमू को शुक्रिया भेजा था पिछले मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए, और अब उसने शिमू को सुझू शहर आने का न्योता दिया है ताकि वो आगे के युद्ध में भी उसकी मदद कर सके। शिमू मन ही मन सोचती है, काफी चालाक है वो। खैर, उनकी बात मानकर दोनों गाड़ी में सुझू के लिए निकल जाते हैं। सुझू में दुआनजू वहां के बड़े व्यापारी मिस्टर लिन से मिलता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन रात के सन्नाटे में एक गहरी चर्चा चल रही थी। सुझू तो जीत लिया, पर अब बारी थी यूजू राज्य की, और ये काम आसान नहीं था। दुश्मन के पास 2 लाख सैनिक थे और दुआनजू के पास इतने लोग नहीं थे। सब परेशान थे, कैसे जीत पाएंगे। तभी सीमाजी उन्हें हौसला देते हैं, हमें जीतना ही होगा। 30 साल से हम इस आज़ादी का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर पीछे हटे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मगर रास्ते में शिमू की गाड़ी पर अचानक हमला हो जाता है। जंगल के बीचों बीच कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। हान और उसके साथी जान लगा रहे थे बचाने के लिए। चेंग डर के मारे कांप रहा था। वो बार बार शिमू से मदद मांग रहा था, लेकिन शिमू हिल भी नहीं रही थी। तभी खटाक, एक तीर आकर सीधा उनकी गाड़ी में लगता है। अब शिमू को गुस्सा आता है। वो चिढ़कर सोचती है, इस दुआन की वजह से मुझे बार बार मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वो बाहर आती है, देखती है कि चारों तरफ से उनके सैनिकों को घेर लिया गया है। हान चिल्लाकर कहता है, अंदर जाओ शिमू। लेकिन शिमू बस एक चुटकी बजाती है और अचानक पास का एक पेड़ चमकने लगता है। उसमें से अजीब सी रूहानी शक्तियां निकलने लगती हैं। शिमू वापस चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और चेंग से कहती है, अब डरने की बात नहीं है, हम सुरक्षित हैं। बाहर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस पेड़ से निकलती शक्तियां दुश्मनों को छूते ही उन्हें पत्थर बना रही थीं। कोई बर्फ बन रहा था तो कोई वहीं ढेर हो रहा था। हान और उसके सैनिक ये जादू देखकर सन्न रह गए। चेंग को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो जानता था उसकी बहन ने जादू किया है। हान तो इतना डर गया कि वो फौरन वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह वो मुख्य शहर पहुंचते हैं। महल के सामने खुद दुआनजू खड़ा था। वो शिमू से पूछता है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। शिमू थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, रास्ते में हम पर हमला हुआ था। दुआनजू हंसकर कहता है, आप वाकई बहुत खुशनसीब हैं। मैंने सुना कि वहां कोई भूतिया घटना हुई और सब दुश्मन मारे गए और आपको खरोच तक नहीं आई। शिमू कहती है, हाँ, मैं हूं ही खुशनसीब। लेकिन इतना कहते ही वो लड़खड़ा जाती है। दुआनजू उसे थाम लेता है। उसे महसूस होता है कि शिमू का शरीर तप रहा है। दुआनजू कहता है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। शिमू मासूमियत से पूछती है क्या? उसे खुद अपनी कमजोरी का एहसास नहीं था। तभी उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो खुद को मिस्टर लिन के आलीशान महल में पाती है। चेंग उसके पास बैठा था। थोड़ी देर में दुआनजू एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर सवाल पूछता है, क्या सीने में दर्द है? सिर में दर्द? सांस लेने में तकलीफ? शिमू को कुछ महसूस तो नहीं हो रहा था, पर वो धीरे से कहती है, हाँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर दवा लिखकर चला जाता है और दुआनजू खुद अपने हाथों से उसके लिए दवा तैयार करके लाता है। और जब वो दवा खा रही थी, तब दुआनजू धीरे से कहता है, मेंग ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारे लिए ये दवा तैयार की है ताकि तुम खुश हो सको। ये सुनते ही शिमू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से दवा बाहर निकल आती है। वो इतनी हैरान थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। सारी दवा दुआन के चेहरे पर जा गिरी। अब बेचारी शिमू उसे पोंछने लगती है और तभी उसका ध्यान दुआन के चेहरे पर जाता है।
वो गौर करती है कि उसका चेहरा वाकई बहुत सुंदर है। तभी दुआन उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि मेरा सिर खोलकर देखना तुम्हें ज्यादा पसंद है। खैर, अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मिशी, या फिर वो जादूगरनी जिसके पास अपनी 5 इंद्रियां तक नहीं हैं? जैसे ही शिमू ने ये सुना, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब वो दुआनजू के बारे में जो कुछ भी जानती थी सब कह डालती है। वो पूछती है, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? असली दुआनजू या फिर नकली? दुआन थोड़ा रुकता है और पूछता है, क्या तुमने मेरे बारे में रिसर्च की है? शिमू बस इतना कहती है, देखो, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा न जानें, वरना कई गहरे राज खुल जाएंगे। उनकी बातों के बीच दुआन के बचपन की एक दर्दनाक झलक दिखाई देती है। वो बच्चा जो कभी दाने दाने के लिए लड़ता था, असहाय था और लोगों के हाथों बेरहमी से पिटता था। उधर मेंग जब कैप्टन के साथ जा रही थी तो वो उसे एक दर्द निवारक मरहम देती है। वो चाहती थी कि उसके घाव जल्दी भर जाएं। बातों बातों में मेंग को पता चलता है कि दुआनजू आज शिमू के बगल वाले कमरे में ठहरने वाला है। मेंग के दिल में जलन होने लगती है। वो पूछती है, क्या वो लड़की वाकई इतनी सुंदर है? क्या दुआन उसे चाहने लगा है? कैप्टन मासूमियत से कह देता है, हाँ, सुंदर तो है। इतना सुनना था कि मेंग गुस्से में वहां से चली जाती है। तब कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे मनाने के लिए कहता है, अरे, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। दरअसल कैप्टन मेंग को पसंद करता है, बस कह नहीं पाता। उस रात शिमू चोरी छिपे दुआनजू के कमरे में जाती है। वो देखती है कि दुआन बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। शिमू सोच में पड़ जाती है, इतने सारे लोगों का खून बहाकर आने के बाद भी कोई इतना कैसे हंस सकता है? जैसे ही वो उसके करीब जाती है, दुआन को कुछ एहसास होता है, जैसे कोई आसपास हो। वो झटके से उठता है, पर उसे शिमू दिखाई नहीं देती। शिमू वहीं खड़ी उसे गौर से देख रही थी। वो उसके शरीर पर बने पुराने जख्मों के निशानों को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। वो धीरे धीरे उसके और कपड़े हटाने लगती है और मजेदार बात देखिए, दुआनजू डरता नहीं है, बल्कि वो हंसते हुए फौरन बिस्तर पर लेट जाता है और रजाई ओढ़ लेता है। हालांकि उस रात वो चैन से सो नहीं पाता। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं वॉइड स्पिरिटलैंड। यहाँ हमें यान के मिलता है, जो शिमू का दाहिना हाथ है। शिमू की गैर मौजूदगी में वही यहाँ की सारी जिम्मेदारियां संभालता है। वो उस रूह का पीछा कर रहा था जिसे शिमू ने सजा दी थी। वो चांग को वहां बुलाता है और उसके सामने 2 मुश्किल रास्ते रखता है, या तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनकर यहीं रहे या फिर उस लड़की के साथ हमेशा के लिए मिट जाए। चांग के पास कोई चारा नहीं था। भारी मन से वो उस लड़की से माफी मांगता है और अपने ही प्यार को अपने हाथों से मार देता है। उसका दर्द उसकी चीखों में साफ झलक रहा था। जाते जाते यान के बस इतना कहता है, याद रखना, ये तुम्हारी अपनी पसंद थी। अगली सुबह माहौल में तनाव था। दुआनजू और शिमू मीटिंग में जाते हैं, जहां कमांडर वू गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। वो चिल्लाकर कहते हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि हम 2 लाख सैनिकों को हरा देंगे? खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। लेकिन दुआन के इरादे फौलादी थे। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मैं आज तक कभी नहीं हारा और इस बार भी नहीं हारूंगा। कमांडर वू कहते हैं कि ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, यहाँ सबकी जान जाएगी। पर दुआन गारंटी देता है, अगर जीत दिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमांडर वू चिढ़कर कहते हैं, जो मन में आए करो। बाहर आने पर शिमू कहती है, लगता है कमांडर को तुम पर भरोसा नहीं है। दुआन उसे एक गर्म कपड़ा पहनाता है और उसकी आंखों में झांककर पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? शिमू हंसकर जवाब देती है, चूंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो हाँ, मेरा भरोसा तुम पर बढ़ गया है। वो गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और दुआन उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत नेक दिल इंसान भी है। कैंप के अंदर दुआन की मुलाकात हान से होती है। हान को लगता है जैसे उसने दुआन को पहले कहीं देखा है, शायद 5-6 साल पहले, जब उसके चेहरे पर वो निशान लगा था। पर दुआन मुस्कुराकर बात टाल देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिमू का साथी यान के उससे मिलने आता है। वो बताता है कि फुसांग पेड़ में कुछ समस्या आ रही है और शिमू को अब वापस लौट आना चाहिए। शिमू नींद में डूबी हुई बस इतना कहती है, ठीक है, तुम संभालो, मैं जल्द आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो सोती है उसे एक तेज एहसास होता है, दुआन युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है। वहां लाशों का ढेर लगा है। शिमू तुरंत अपना शरीर त्यागती है और रूहानी रूप में मैदान में पहुंच जाती है। वो देखती है कि अनगिनत आत्माएं पेड़ की ओर जा रही हैं। वो बुदबुदाती है, इतना दबाव पेड़ सह नहीं पाएगा। तभी उसकी नजर दुआन पर पड़ती है। वो उसकी चतुराई देखकर दंग रह जाती है। वो उसके बिल्कुल सामने जाकर कहती है, देखो तो, तुम्हारी आंखों में ये मंजर कैसा दिखता है? तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। दुआन उसकी ओर देखता है और उसका नाम लेता है। शिमू बुरी तरह चौंक जाती है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? दुआन फिर से उसका नाम पुकारता है।
शिमू को लगता है कि शायद आसमान में उड़ते कौवों को देखकर उसने अंदाजा लगाया है। वो हंसकर कहती है, अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। भागते हुए शिमू एक सैनिक के शरीर के आर पार निकल जाती है और अचानक उसके अंदर से एक जादुई गेंद बाहर आती है जो चमकने लगती है। उसे अपनी आंटी की बात याद आती है, एक दिन तुम्हें वो लड़का मिलेगा जो तुम्हारी सोई हुई 5 इंद्रियों को जगा देगा और ये गेंद तुम्हें इशारा करेगी। शिमू की आंखों में अब रंग उतरने लगते हैं। वो दुआन को गौर से देखती है और सोचती है, 400 साल से मैं एक जिंदा लाश की तरह थी। मुझे लगा था मेरा जीवन बेरंग ही रहेगा, पर आखिर में मुझे तुम मिल ही गए। दुआन के सैनिक उस दिन की जंग जीत जाते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन शिमू अकेले बैठकर उस नए एहसास को महसूस कर रही थी। दुआन उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम उदास हो? शिमू कहती है, नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि तुम जिस तरह लड़ रहे हो कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। और मन ही मन वो कहती है, तुम मेरी शक्तियों की चाबी हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इधर दुश्मन खेमे का मार्शल अपनी काली बिल्ली को सहलाते हुए हंस रहा था। उसे पता था कि अब मुकाबला यूजू के 2 लाख सैनिकों से है। जीत इतनी आसान नहीं होगी। लियांग के सैनिकों को एक और बड़ा झटका लगता है। जैसे ही वो राशन की बोरियां खोलते हैं, उनमें अनाज नहीं, सिर्फ भूसी भरी थी। किसी ने उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की थी। कमांडर वू फिर से घबराने लगते हैं, पर दुआन उन्हें शांत रहने को कहता है। अगली सुबह शिमू फेंगी को बताती है कि उसे वो लड़का मिल गया है। फेंगी पूछती है, कौन है वो? शिमू कहती है, दुआनजू। फेंगी हैरान होकर पूछती है, क्या आप उसकी असलियत नहीं जानना चाहेंगी? शिमू का जवाब साफ था, अब क्या फायदा, असली हो या नकली, वो मेरे काम आएगा। मैं उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका दूंगी और बदले में अपनी इंद्रियां ले लूंगी। उसी रात चांग दोबारा शिमू से मिलता है। वो बहुत शर्मिंदा था। शिमू को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही आत्माओं की रानी बनी हूँ? अगर तुम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखोगे तो सजा तो भुगतनी ही होगी। चांग डर के मारे माफी मांगता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन शिमू और दुआन शहर की हालत देख रहे थे। दुआन उसे अपनी योजनाएं बता रहा था। तभी शिमू उसे एक बहुत जरूरी जानकारी देती है। दुश्मन उस तरफ नहीं, बल्कि इस तरफ छिपे हैं। दुआन उसे शुक्रिया कहता है। तभी अचानक शहर के गोदाम में आग लग जाती है। सारा राशन जलकर राख हो जाता है। पता चलता है कि ये एक पागल लड़की ने किया है। लोग गुस्से में उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। वो लड़की चिल्लाती है, तुम सब मौत के हकदार हो। अगर मैं भूखी मरूंगी तो सबको साथ लेकर मरूंगी। वो पागलों की तरह भागने लगती है। तभी शिमू आगे बढ़ती है और दुआन की तलवार से उस लड़की का अंत कर देती है। सब सन्न रह जाते हैं। खुद दुआनजू भी हैरान था कि शिमू ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों, यहीं पर आज का ये एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा आपको आज का ये भाग? क्या शिमू अपनी इंद्रियां वापस पा सकेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और अगर अगला पार्ट जल्दी देखना है तो बताना मत भूलना।